हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल प्रीपेड बैंकर्स। आज हम लोग देखेंगे एवीएम का यूनिट नंबर 4 जो कवर करता है थियरीज ऑफ इंटरेस्ट को, और यहाँ से कम 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है, तो ये पूछ लेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम, या सेकेंड क्वेश्चन ऐसा होगा कि इंटरेस्ट जो है उसके एलिमेंट, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट क्या क्या हैं। थर्ड क्वेश्चन ऐसा होगा कि क्लासिकल थियरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट को किसने प्रोपाउंड किया था, मतलब क्लासिकल थियरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाउंड किसने किया था। तो इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। अच्छा, इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि यहाँ पे हम लोग, या तो आपके पास बुक है तो आप बुक ले लीजिए, साथ में पढ़िए और उसको मेन पॉइंट को अंडरलाइन करते जाइए, क्योंकि ये टोटली थियरी बेस्ड है। और जब आप अंडरलाइन करके एक बार देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अगर आपके पास बुक नहीं है फ़िलहाल, तो आप एक पेन पेपर ले लीजिए, उस पर लिखते चले जाइए कि हमने मेन पॉइंट क्या पढ़ा है। तो आपका एक सेल्फ नोट भी बन जाएगा, तो वो बाद में जब आप देखेंगे तो आपको आसानी से सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, अच्छे से समझ में आएगी। सो हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट क्या होता है, सबसे पहले दिया है। तो इंटरेस्ट इज अ पेमेंट मेड बाय अ बोरोअर फॉर द यूज़ ऑफ सम ऑफ मनी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्या है कि जो भी पैसा बोरो करता है उसे इंटरेस्ट पे करना होता है, चाहे वो आम आदमी हो या फिर कोई कंपनी हो। जब भी हम बैंक या किसी कंपनी से पैसा उधार लेते हैं तो उसे लोन कहा जाता है। और जब भी कोई कंपनी या गवर्नमेंट हमसे पैसा लेती है, मतलब आम आदमी से पैसा लेती है, गवर्नमेंट को भी फंड की ज़रूरत पड़ती है, उनके भी कैश के शॉर्टेज होते हैं, तो वो बॉन्ड इशू करते हैं। बॉन्ड के रूप में वो आम आदमी से पैसे लेते हैं। तो जब वो आम आदमी से पैसे लेते हैं तो उसे बॉन्ड का नाम दे देते हैं। लेकिन दोनों ही केसेस में इंटरेस्ट तो पे करना होता है। जब हम लोन का इंटरेस्ट पे करते हैं, मतलब हम आम आदमी जब पे करते हैं लोन लेके, तो वो लोन का इंटरेस्ट हो गया, और गवर्नमेंट जब पे करती है तो वो बॉन्ड पे इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है। तो ये हो गया इंटरेस्ट की बात। उसके बाद मतलब इसका अल्टीमेट कंक्लूजन ये आता है कि जो पैसा हम यूज करते हैं उसके बदले में जो भुगतान करते हैं, जो पेमेंट करते हैं, जो प्राइस पे करते हैं, उसे इंटरेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है कि 4 तरीके का इनकम होता है। पहला हो जाता है इंटरेस्ट, जो कि हम पैसे उधार देते हैं या लेते हैं उस पे देना पड़ता है। दूसरा हो जाता है वेजेस, जो हम महीने भर काम करते हैं उस पे मिलता है, जैसे कि हमारी सैलरी। उसके बाद तीसरा हो जाता है रेंट, जो कुछ सामान हम किसी को यूज़ करने के लिए देते हैं उस पे हमें मिलता है। जैसे आपका फ्लैट एक्स्ट्रा है तो आपने उसको रेंट पे लगा दिया, या आजकल मार्केट में कार भी रेंट पे मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो भी हम सामान कुछ वक्त के लिए किसी को यूज़ करने के लिए देते हैं उस पे मिलता है, तो रेंट कहलाता है। और नेक्स्ट हो जाता है प्रॉफिट, चौथा नंबर प्रॉफिट हो जाता है, जो कि इन्वेस्टमेंट या बिजनेस है उसके बेसिस पे मिलता है। मतलब आपको बिजनेस में प्रॉफिट होता है या कुछ आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर आपको प्रॉफिट होता है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो डिसाइड कैसे होता है। मतलब एक तो हो गया कि इंटरेस्ट क्या होता है, अब उसके बाद ये है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिस पे इंटरेस्ट डिपेंडेंट होता है। तो 3 एलिमेंट्स हैं जो इंटरेस्ट को बताती है कि इंटरेस्ट इस पे डिपेंड होता है। सबसे पहला है कि पेमेंट फॉर द रिस्क इन्वॉल्व इन मेकिंग द लोन। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बैंक लोन देती है तो जितना रिस्की लोन है उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करती है। अगर सिक्योर्ड लोन है, जैसे कि होम लोन की बात करते, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होती है, यानी कि अभी 6 to 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से चल रहा है होम लोन, तो इसके बीच में होती है। और अगर अनसिक्योर्ड लोन है, जैसे कि पर्सनल लोन, तो उसके केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होती है, जैसे कि 12 से 13% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, क्योंकि उसमें कोलेट्रल सिक्योरिटी वगैरह कुछ लेते नहीं हैं, इसकी वजह से इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है। तो ये हो गई बात सिक्योरिटी की। और कुछ और भी फैक्टर है, जैसे कि सिबिल स्कोर किसी पर्सन का अच्छा है, अगर बोरोवर का सिबिल स्कोर अच्छा है, अगर उसकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी हो जाता है, कि पॉइंट समथिंग से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है। या ऐसा भी हो सकता है कि आप सारी फैक्टर्स को मद्देनज़र रख के आपने पैसे दिए, बैंक ने पैसे दिए, लेकिन ये भी हो सकता है कि कल के वो पैसे डूब भी सकते हैं, एनपीए भी हो सकता है। तो इसकी वजह से जब भी इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है तो 3 फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है, जिसमें से रिस्क एक पहला फैक्टर होता है। दूसरा क्या होता है, पेमेंट फॉर द ट्रबल इन्वॉल्व। अब पेमेंट फॉर द ट्रबल इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है कि जैसा कि हम
हमारे पास कुछ पैसे हैं, सपोज करिए कि अपने पास कुछ पैसे हैं और हम लोग किसी और को वो पैसे यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक तरह का इनकन्वीनियंस हो गया कि अब ये पैसा हमें फ्यूचर में मिलेगा, अभी तो ये पैसा मिलेगा नहीं, अभी तो मैं किसी को यूज़ करने के लिए दे रहा हूँ। तो वो भी एक इंटरेस्ट को डिसाइड करने का फैक्टर होता है। और नेक्स्ट है थर्ड नंबर, प्योर इंटरेस्ट। यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर है प्योर इंटरेस्ट। प्योर इंटरेस्ट जो है वो एक्चुअल पेमेंट पर चार्ज किया जाता है, मतलब जो मनी जो बोरो किया गया है वो मनी पे एक्चुअल इंटरेस्ट जो होता है ये होता है प्योर इंटरेस्ट जिसका नाम है। और दूसरा होता है कि कितना रिस्क है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है, और कितना ट्रबल हो रहा है उस पैसे के लिए, कितना इनकन्वीनियंस हो रहा है। तो ये तीनों फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए इंटरेस्ट डिसाइड होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि क्लासिकल थियरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ये क्या होता है। क्लासिकल थियरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक क्लासिकल थियरी है जिसको हम लोग, इसमें कुछ पॉइंट है जो मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताती हूँ। सबसे फर्स्ट है कि इसे डिमांड एंड सप्लाई थियरी का नाम से भी जाना जाता है। दूसरा ये है कि इसकी खोज जो है इसको प्रोपाउंड किया था क्लासिकल थियरी को मार्शल एंड फिशर ने, मतलब मार्शल एंड फिशर नाम के दो इकोनॉमिस्ट से जिन्होंने इसकी खोज की थी। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि इस थियरी के हिसाब से जब सेविंग एंड डिमांड, मतलब जब भी सेविंग का डिमांड एंड सप्लाई बराबर हो जाता है, जिसे हम इक्विलिब्रियम पीरियड पॉइंट कहते हैं, उस पॉइंट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन होता है। मतलब यहाँ पे ये कहता है कि इस थ्योरी के हिसाब से जब भी सेविंग्स का सप्लाई एंड डिमांड बराबर हो जाता है, जिसे इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जाता है, तब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है। लेकिन आगे जाके हम केन्स की थियरी में पढ़ेंगे कि उन्होंने कहा है कि डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी के बेसिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है, न कि डिमांड एंड सप्लाई बराबर होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है। तो आगे हम लोग उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने ये भी कहा है कि इंटरेस्ट एक ऐसा प्राइस है जो सप्लाई ऑफ मनी के लिए पे किया जाता है ताकि इन्वेस्टमेंट को डिमांड को पूरा किया जा सकते। ये बात को समझ रहे हैं आप? मतलब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने ये कहा है कि इंटरेस्ट एक ऐसा प्राइस है, इंटरेस्ट जो है एक ऐसा प्राइस है जो सप्लाई ऑफ मनी के लिए किया जाता है, पे किया जाता है ताकि इन्वेस्टमेंट के लिए जो डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। अभी सप्लाई ऑफ मनी से क्या मतलब होता है कि सप्लाई ऑफ मनी मतलब आपके पास जो भी सेविंग है, वो सेविंग अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तो आप बैंक में करेंगे। आप बैंक में जब उस मनी को सेव करते हैं तो बैंक उसको एज ए इन्वेस्टमेंट, मतलब लोगों का जो डिमांड होता है ना कि हमें लोन वगैरह का डिमांड करती है, तो बैंक कहाँ से लाएगी पैसे? मतलब बैंक के पास जो सेविंग्स आएंगे उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट रेट से पैसे मतलब उस पे पे करेगी, और जो भी लोगों के डिमांड होंगे पैसे की, उनके डिमांड को एज अ लोन के रूप में लोगों को देगी। तो इसलिए कहा गया है कि सप्लाई ऑफ सेविंग टू मीट द डिमांड ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसके बाद ये कहता है कि दिस थियरी एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय एनालाइजिंग द रियल फैक्टर लाइक सेविंग। मतलब यह थियरी यह बताता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन करने के लिए रियल फैक्टर जैसे सेविंग और इन्वेस्टमेंट को एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि डिमांड फॉर सेविंग मतलब सेविंग का डिमांड क्यों किया जाता है, सेविंग का डिमांड क्यों होता है? पहला तो ये हो गया कि सेविंग का डिमांड इसलिए होता है ताकि इन्वेस्टमेंट किया जा सके। दूसरा ये है कि बिजनेस में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, मतलब कि अगर पैसे आएंगे तभी तो बिजनेस में उसको लगा के और आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। थर्ड ये बताता है कि यहाँ पर डिमांड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट का इन्वर्स रिलेशन होता है। इन्वर्स रिलेशन का मतलब कि अपोजिट होता है, अपोजिट रिलेशन होता है। मतलब कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, अगर देखिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा है तो फिर डिमांड कम होगा। मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का ज़्यादा है तो आप चाहेंगे कि कम लोन लें, मतलब ज़्यादा पैसे तो उठाना नहीं चाहेंगे। तो इसलिए कहा गया है इन्वर्स रिलेशन। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो पैसे का डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड ऑफ मनी जो है वो कम हो जाएगा। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम है तो डिमांड ज़्यादा होगा। मतलब चलो सस्ते दाम में लोन मिल रहा है तो फिर लोग लेना चाहेंगे। तो इसके लिए बताया है कि यहाँ पे
डिमांड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब डिमांड ऑफ मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो है इन्वर्स रिलेशन है। हमने बात की डिमांड की, डिमांड फॉर सेविंग के लिए कि डिमांड ऑफ सेविंग क्यों होती है। अब हम लोग बात करेंगे सप्लाई ऑफ सेविंग की। ये जो हमने अभी एग्जांपल समझा है ये डिमांड के लिए था, अभी हम लोग देखेंगे सप्लाई। सप्लाई मतलब सेविंग का सप्लाई कब होता है उसके बारे में जानेंगे। तो पहला ये है कि सप्लाई डिपेंड करती है सेविंग पर। अगर आपने सेविंग की है तो ही मतलब आपके पास पैसा है तो आप सेव कर सकते हैं। तो सप्लाई डिपेंड करता है सेविंग पर। और सेविंग कब हो सकता है, जब आपका इनकम में से आप मतलब जो भी आप कमाते हैं उसमें से अगर कंजम्पशन कम करते हैं तब आप कर सकते हैं, या जब हम अपने इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं, मतलब हम अपने खर्चे को माइनस करके जो बचाते हैं उसको बोलेंगे सेविंग। मतलब कि थोड़ा यहाँ पे एक्चुअल बात करें तो अगर जो भी इनकम है उसमें से अगर कंजूसी करके अगर आप पैसे बचाते हैं तो आप सेविंग कर सकते हैं। ये क्लासिकल थियरी यही कहता है कि जब आप अपने कंजम्पशन को कम करते हैं तब आप सेविंग करते हैं। और दूसरा इसमें ये है कि यहाँ पे सप्लाई और रेट ऑफ इंटरेस्ट का डायरेक्ट रिलेशन होता है। यहाँ पे कहा गया है कि अगर लोगों रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंकों का एफडी वगैरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा तो लोग ज़्यादा सेविंग करेंगे, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा तो लोग कम सेविंग करेंगे। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का और डिमांड मतलब सप्लाई ऑफ मनी का डायरेक्ट रिलेशनशिप बताया गया है। सप्लाई ऑफ मनी का डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो सेविंग भी ज़्यादा होगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो सेविंग भी कम होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सेविंग। यहाँ पे क्या कहता है कि इंटरेस्ट रेट एट विच डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल, उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिमांड मतलब इंटरेस्ट रेट एट विच डिमांड एंड सप्लाई मतलब पैसे का डिमांड और उसकी सप्लाई इक्वल हो जाता है, उससे वहीं पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन होता है। इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 2%, 3%, 4%, 5%, 6% और डिमांड दिया है। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम है तो डिमांड ज़्यादा होगा, लोन की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पैसे पे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिल रहा है तो ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है तो डिमांड कम होते जा रही है। देखिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो डिमांड ज़्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रहा है। उसी हिसाब से बताया है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो सप्लाई जो है मतलब लोग सेविंग कम करेंगे। तो इसका यहाँ पे देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिमांड का इन्वर्स रिलेशन है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो हमारा जो है सप्लाई ज़्यादा हो रहा है, मतलब सेविंग भी ज़्यादा हो रहा है। अगर इसको एक ग्राफ के माध्यम से हम समझें तो अगर हम यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं जहाँ पे यहाँ पे देखिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 2 है तो हमारा डिमांड जो है ज़्यादा है, मतलब 80 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 है तो डिमांड यहाँ पे 70 हो गया, 4 है तो डिमांड 60 हो गया, 5 है तो डिमांड आपका 50 हो गया, 6 है तो डिमांड आपका 40 हो गया। इसका मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे डिमांड जो है वो कम होते जा रही है, मतलब डाउनवर्ड होते जा रही है। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हमने ऑलरेडी डिमांड एंड सप्लाई में पढ़ा था ये ग्राफ के बारे में, फिर भी एक एग्जांपल के लिए मैं बता रही हूँ। और सप्लाई के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर डायरेक्ट रिलेशन है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 2% है तो सेविंग लोग कितना कर रहे हैं, 40 कर रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 है तो सेविंग कितना कर रहे हैं, 50 कर रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 4 है तो सेविंग कितना कर रहे हैं, 60 कर रहे हैं। और वैसे ही 5 है तो 70 एंड 6 है तो 80। तो ये हो गया अपना सप्लाई वाला कर्व। तो ये पॉइंट पे अगर ये 4 नंबर पॉइंट पे अगर देखें कि अपना डिमांड एंड सप्लाई जो है वो इक्वल हो रहा है तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। और इसके हिसाब से अगर रेट ऑफ डिटरमाइंड होता है तो ये 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो कि यहाँ पे देखिए कि ये चार्ट से आपको पता चलेगा कि 4% जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई जो है बराबर हो रहा है, डिटरमाइंड होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर डिमांड सप्लाई पे। तो इस केस में डिमांड एंड सप्लाई अगर इक्वल हो जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसलिए 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट क्लासिकल थियरी के हिसाब से लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई अपना क्लासिकल थियरी। लेकिन इस क्लासिकल थियरी को किन्स जो है, जेम्स मेनार्ड किन्स जो इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया और क्लासिकल थियरी को क्रिटिसाइज़ करते हुए ये कहा
कि क्लासिकल थियरी जो है वो कहता है कि कंजम्पशन को रिड्यूस करके हम सेविंग कर सकते हैं, बट कीन्स का कहना है कि सेविंग टोटली इनकम पे डिपेंड होता है। मतलब क्लासिकल थियरी ये कहता है कि जितना सेविंग किया उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का जो है वो इनकम के द्वारा ही होता है। मतलब जितना ज़्यादा लोगों की इनकम होगी उस पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं करता है। अगर ज़्यादा इनकम है तो ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट जो है वो अपॉर्चुनिटी के बेस पे है कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, या आपके पास पैसे हैं लेकिन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो भी आप नहीं चाहेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। तो एक बेटर टाइम के लिए वेट करेंगे कि ठीक है मैं सेव करके रखता हूँ, और जब मेरे पास लगेगा कि मुझे अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट का या अच्छा बॉन्ड प्राइस का मिल रहा है तो मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगा। तो कीन्स का कहना यही था। कीन्स का लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट नाम से एक थियरी है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी जो है जिसको जॉन मेनार्ड कीन्स ने 1936 में अपने बुक में द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के नामक बुक में इसकी थियरी का डेफिनेशन दिया था। तो कीन्स के हिसाब से जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो डिटरमाइन किया जाता है डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी के द्वारा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिटरमाइन होता है डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी के द्वारा, और ये टोटली मॉनेटरी फिनोमेना है, टोटली प्योरली मॉनेटरी फिनोमेना है। यहाँ पर जो है सप्लाई ऑफ मनी का मतलब होता है मनी में, इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई होता है, सर्कुलेशन होता है, जो अपना आरबीआई सर्कुलेट करती है मनी, तो यहाँ पर सप्लाई ऑफ मनी का मतलब जो मनी इकोनॉमी में सर्कुलेशन में है वही सप्लाई ऑफ मनी कहलाता है। और डिमांड फॉर मनी का मतलब है कि कितना पैसा लिक्विड फॉर्म या कैश फॉर्म में लोगों के पास, मतलब आप या हम आम आदमी कितना पैसा कैश के फॉर्म में रखना चाहते हैं, उसे हम डिमांड फॉर मनी कहते हैं। कीन्स कहते हैं कि 3 पर्पस के लिए लोग पैसा का डिमांड करते हैं। आगे जब यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि लोग जो है वो 3 चीज़ों के लिए मनी का डिमांड करते हैं। एक तो है कि ट्रांजैक्शन मोटिव होता है उनका, दूसरा होता है कि प्रिकॉशनरी मोटिव होता है, और तीसरा होता है स्पेकुलेटिव मोटिव। सबसे पहला जो है ट्रांजैक्शन मोटिव, जिसमें डे टू डे के मतलब ज़रूरतों के लिए पूरा करने के लिए जो मनी का रिक्वायरमेंट होता है, रोज़मर्रा के चीज़ों को ख़रीदने के लिए, सब्जी हो गया या डेली लाइफस्टाइल जो जिसका है उसके हिसाब से डे बाय डे के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है उसे ट्रांजैक्शन मोटिव का नाम दिया जाता है। तो मतलब जिसके पास ज़्यादा इनकम है, साइज ऑफ इनका जिनका ज़्यादा है, तो उनके डे टू डे के खर्चे भी ज़्यादा होंगे, सो इसलिए वो अपने पास ज़्यादा कैश या मनी को लिक्विड फॉर्म में रखेंगे। दूसरा हमने बात की प्रिकॉशनरी मोटिव। ये प्रिकॉशनरी मोटिव पढ़ने से पहले हम लोग ये ट्रांजैक्शनल मोटिव के बारे में थोड़ी और बात कर लेंगे। देखिए बीच बीच में आपको टर्म मिलेंगे, वो टर्म को हम पहले समझते हैं, फिर जाके ये पूरा पैराग्राफ समझ में आएगा। तो ट्रांजैक्शनल मोटिव जो है, कीन्स का ये कहना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने या घटने से डिमांड फॉर मनी में कोई चेंज नहीं होता, बल्कि डिमांड फॉर मनी लोगों के इनकम पर डिपेंड करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ जाए या रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाए, उससे डिमांड फॉर मनी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अपना ट्रांजैक्शनल मोटिव में हो जाता है। नेक्स्ट जो प्रिकॉशनरी मोटिव है, इसका मतलब है कि डे टू डे खर्चों के अलावा लोगों के पास कुछ और एक्सेस कैश रखते हैं, जैसे इमरजेंसी फ़ंड की तरह, जैसे कोई कंटिजेंसी अराइज हो जाता है या कोई अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ जाता है, तो उस फंड को प्रिकॉशनरी मोटिव के नाम से जाना जाता है। और थर्ड हो जाता है स्पेकुलेटिव मोटिव। यहाँ पे देखिए एक टर्म दिया है स्पेकुलेटिव मोटिव। तो इस मोटिव का पर्पस इन्वेस्टमेंट रिलेटेड होता है। जो लोग अपने पास कैश इसलिए रखते हैं ताकि अगर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सके, मतलब ये कीन्स जो है टोटली बॉन्ड और कैश के ऊपर ही बात किए हैं। तो यहाँ पे प्राइस ऑफ बॉन्ड और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि प्राइस ऑफ बॉन्ड और रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या रिलेशन है। तो अब हम लोग देख लेते हैं, ये जानने के बाद ट्रांजैक्शनल मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव, ये टर्म समझने के बाद इस चीज़ों को हम लोग पढ़ के देख लेते हैं कि क्या है। तो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द डिमांड फॉर मनी एंड इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, कीन्स ने ये एज्यूम किया कि देयर आर टू असेट
विच पीपल कैन कीप इन देयर पोर्टफोलियो। दो तरह के असेट है जो लोग अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं। पहला ये है कि वो लिक्विड फॉर्म में करेंसी को रखते हैं कि इमरजेंसी टाइम में हमारे काम आ सके, मतलब ट्रांजेक्शन, एक तो डे टू डे खर्चे कर सके और एक इमरजेंसी टाइम में काम आ सके। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो लोग नहीं चाहेंगे कि हम ये पैसे को सेविंग करने जाएं, उससे ऐसा चाहेंगे कि इसको कैश फॉर्म में ही रखें। और दूसरा ये है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड, दूसरा कब मतलब स्पेकुलेटिव मोटिव यहाँ पे आ जाता है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे अगर बहुत अच्छा रिटर्न बॉन्ड में मिल रहा है तो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बॉन्ड प्राइस आर इन्वर्सली रिलेटेड। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बॉन्ड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बॉन्ड का जो प्राइस है उन इन्वर्सली रिलेटेड होता है, मतलब कि अपोजिट रिलेशन होता है दोनों के बीच में। बॉन्ड की प्राइस जैसे ही ऊपर जाती है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, या रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी बढ़ता है तो बॉन्ड का प्राइस कम हो जाता है। तो यहाँ पे ये इन्वर्स रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में। तो द डिमांड फॉर मनी बाय द पीपल डिपेंड अपॉन हाउ दे डिसाइड टू बैलेंस देयर पोर्टफोलियो। डिमांड ऑफ मनी जो है, जो भी पैसे का डिमांड है वो पर्सन टू पर्सन डिसाइड होता है, डिपेंड करता है कि वो अपने पोर्टफोलियो को कैसा बैलेंस करना चाहते हैं, तो मतलब मनी और बॉन्ड के बीच में कैसे वो मेंटेन करना चाहते हैं। द डिसीजन अबाउट द पोर्टफोलियो बैलेंस कैन बी इन्फ्लुएंस। अब ये जो पोर्टफोलियो का डिसीजन है बैलेंस करने का, वो भी दो फैक्टर पे डिपेंड होता है। पहला है कि हायर द लेवल ऑफ इनकम, मतलब ज़्यादा इनकम है तो ज़्यादा खर्चे भी होंगे और कम सेविंग होगी। और दूसरा ये कहता है कि हायर द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट द लोअर द डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव पर्सन। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अगर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट सेविंग ज़्यादा करेंगे और अपना जो है खर्चे सोचेंगे कि ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो सेविंग के लिए पैसे ज़्यादा निकालेंगे। तो दिस इज़ फर्स्टली बिकॉज हायर नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इम्प्लाइज हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द मनी। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो सेविंग भी ज़्यादा होगी। तो पहला पोर्टफोलियो बैलेंस के लिए दो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। पहला ये होता है कि अगर ज़्यादा लोगों के पास इनकम है तो वो खर्चे भी ज़्यादा करते हैं और सेविंग कम पर कर पाते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक तो इनकम पे डिपेंड हो जाता है, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बहुत ज़्यादा है तो लोग सोचेंगे कि कंजम्पशन कम करके हम लोग, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो सेविंग कर लेते हैं। तो ये दो तरीका है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मनी डिमांड कर्व। मनी डिमांड कर्व क्या कहता है? इट फॉलोज from above that quantity of money demanded increases with the fall in the rate of interest or with the increase in level of nominal income। अगर लोगों का नॉमिनल इनकम जो है वो बढ़ जाता है या तब जो है मनी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब अगर लोगों का इनकम ज़्यादा है तो खर्चे भी ज़्यादा होंगे, तो मतलब लोग अपने पास पैसे को ज़्यादा रखना चाहेंगे। तो इसके हिसाब से देखिए यहाँ पे एक ग्राफ दिया है। यहाँ पे जो ग्राफ दिया है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिमांड फॉर मनी देख ले, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 2 3 4 5 दिया है और डिमांड फॉर मनी जो है वो 40 50 ऐसे दिया है। तो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो डिमांड ऑफ मनी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब लोग खर्चे ज़्यादा करना चाहेंगे, लोग सेविंग नहीं करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो क्यों सेविंग करने का, मतलब चलो खर्चे ही कर लेते हैं। तो एक है, तो यहाँ पे देखिए 80 पे है, डिमांड ज़्यादा है, मतलब कम है तो लोन भी ज़्यादा उठा सकते हैं ना। फिर यहाँ पे अगर 2% है तो 70 है, 3% है तो 60 है। इस हिसाब से है जो है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग का एक कर्व बन जाता है और ये मनी डिमांड कर्व को दर्शाता है। और अगर लोगों का इनकम में बढ़ोतरी हो जाता है तो ये शिफ्ट इन डिमांड हो जाता है। ये जो दूसरा LP2 दिख रहा है ये अपना शिफ्ट इन डिमांड हो जाता है कि अगर लोगों का इनकम बढ़ता है तो डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट, उसमें आपको शिफ्ट दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट। मनी मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो है वो डिटर्मिनेशन कैसे होता है उसके बारे में यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये कर्व से हम लोग समझ लेते हैं, ये ग्राफ से हम लोग समझ लेते हैं कि सबसे पहले अगर
यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई, किन्स ने क्या कहा था कि सप्लाई ऑफ मनी जो है वो आरबीआई डिसाइड करती है, मतलब अपने इकोनॉमी में जो अपना करता धरता है वही सप्लाई ऑफ मनी को डिसाइड करता है। लेकिन अपना जो डिमांड है वो तो आम आदमी के ऊपर है कि उसका डिमांड कैसे है, मतलब वो कितना कैश रखना चाहता है और कितना वो सेविंग करना चाहता है। तो यहाँ पे अगर डिमांड एंड सप्लाई अगर इक्वल हो जाती है, 200 करोड़ का सप्लाई है मार्केट में और 200 करोड़ का डिमांड है, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन होता है 10%। और अगर यहाँ पे दिया है कि 200, मतलब ये कांस्टेंट है, 200 करोड़ रुपए हैं, तो 200 करोड़ रुपए का सप्लाई है, लेकिन लोगों का डिमांड जो है वो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि अगर यहाँ पे देखिए लोगों 200 करोड़ का अपने मनी सर्कुलेशन है अपनी इकोनॉमी में और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 8% है तो लोग का डिमांड ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पे जो ये जो आप देख रहे हैं लाइन, ये मतलब टोटल मनी सप्लाई का लाइन है, ड्रॉ किया गया है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो इस मनी सप्लाई से भी ज़्यादा लोगों की डिमांड हो सकती है, तो यहाँ पे डिमांड एक्सीड मनी सप्लाई हो गया। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है तो लोगों की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, तो यहाँ पे मनी सप्लाई एक्सीड डिमांड हो जाता है। तो यह अब यहाँ पे यही बताने की कोशिश की गई है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे अगर डिमांड एंड सप्लाई बराबर है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो डिमांड ज़्यादा हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो डिमांड कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इफ़ेक्ट इन इंक्रीज़ इन द मनी सप्लाई, इफ़ेक्ट ऑफ इंक्रीज़ इन द मनी, अगर मनी सप्लाई को बढ़ा दिया जाए तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा उसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो मनी सप्लाई, पहले तो मनी सप्लाई 200 करोड़ फिक्स था, यहाँ पे था कि चलो 200 करोड़ मनी सप्लाई है, तो उस समय में हमने क्या देखा कि इफ़ेक्ट ऑफ इंक्रीज इन मनी सप्लाई में को बढ़ाने से उसका इफ़ेक्ट क्या होता है इकोनॉमी में। सो यहाँ पे देखिए कि इंक्रीज इन मनी सप्लाई लीड टू फॉल इन द इंटरेस्ट रेट, अगर मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ा देती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है। यहाँ पे 200 करोड़ रुपए हैं, 200 करोड़ मनी सप्लाई है, तो इंटरेस्ट रेट जो है R1 है, और जैसे ही मनी सप्लाई को बढ़ा के ज़्यादा कर दिया गया, 300 करोड़ कर दिया गया, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम हो जाएगा। वो क्यों कि अगर इकोनॉमी में सर्कुलेशन ऑफ मनी बहुत ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो वो पैसे की डिमांड ज़्यादा होगी। या अब बैंकों के पास पैसे पड़े हुए हैं और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो देगा तो फिर कोई लेना नहीं चाहेगा ना, इसकी वजह से उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना होगा ताकि वो जो भी बैंकों के पास पड़े हैं वो आम आदमी के पास चला जाए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इंक्रीज इन मनी सप्लाई लीड्स टू फॉल इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद हम देखते हैं कि शिफ्ट इन मनी डिमांड और लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, मनी डिमांड का जो है वो शिफ्ट कैसे होता है या लिक्विडिटी प्रेफरेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है। सो यहाँ पे दिया है कि द पोजीशन ऑफ मनी डिमांड कर्व डिपेंड अपॉन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है मनी डिमांड कर्व। एक तो होता है कि लेवल ऑफ इनकम अगर बढ़ जाता है, किसी पर्सन का इनकम बढ़ जाता है तो उस हिसाब से डिमांड होने लगता है। दूसरा है कि द एक्सपेक्टेशन अबाउट द चेंज इन बॉन्ड प्राइस इन द फ्यूचर विच इम्प्लाइज चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर लोग सोचते हैं कि फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम या ज़्यादा हो जाएगा, उसके बेसिस पे भी कर्व जो है वो शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए शिफ्ट किया गया है कि अगर इनकम बढ़ जाता है तो वो शिफ्ट जो है बढ़ सकती है, मतलब आगे जा सकती है। अगर इनकम कम हो जाता है तो फिर वो पीछे की तरफ जा सकती है, मतलब शिफ्ट आगे की तरफ भी हो सकता है, इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है। मतलब ये देखिए अगर इनकम जाता है तो आउटवर्ड हो जाएगा, अगर किसी का इनकम कम हो जाता है, अभी कोविड के टाइम में बहुत लोगों का ऐसा हुआ है कि इनकम कम भी हुआ है, तो उस केस में कैसे हो जाएगा कि ये अपना इनवर्ड चला जाएगा। तो ये शिफ्ट आगे या पीछे डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इनकम, या अगर इनकम बराबर ही रहती है तो डिपेंड अपॉन द सेविंग की, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कस्टमर आम आदमी कितना सेविंग करना चाहता है उसके हिसाब से भी ये शिफ्ट इन कर्व हो सकता है। अब हम लोग एक और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, हिक्स एंड हैंसन सिंथेसिस, जिसे ISLM कर्व मॉडल कहा जाता है। IS का मतलब कि अपना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सब सेविंग हो गया, और LM का मतलब लिक्विडिटी मनी सप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए रिनाउंड इकोनॉमिस्ट सर जॉन रिचर्ड हिक्स एंड एल्विन हैंसन,
हैव प्रपोज अ सिंथेसिस बिटवीन द क्लासिकल एंड केन्स थ्योरी। मतलब कि जो हमने क्लासिकल थियरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ा और केन्स का लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी पढ़ा, इन दोनों के बीच में एक सिंथेसिस बनाया दोनों के बीच में, और उसका नाम दिया ISLM कर्व मॉडल। सो यहाँ पे जो है उन्होंने एक थियरी ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन किया जो कि 3 स्टेप को फॉलो करता है। पहला है कि क्लासिकल थियरी ऑफ डेराइव IS कर्व को डेराइव करते हैं, मतलब कि इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व को। दूसरा किन्स थियरी को यूज़ करके LM लिक्विडिटी एंड मनी सप्लाई कर्व को डिटरमाइन करते हैं, और फिर दोनों को कंबाइन करते हैं। तो हमने ऑलरेडी देखा ही है कि डिमांड का कैसे काम करता है, मनी सप्लाई का कैसे काम करता है, और फिर दोनों को कंबाइन करेंगे तो इन्होंने एक तीसरा थियरी डिटरमाइन कर दिया जिसे हिक्स एंड हैंसन थियरी बोलते हैं, ISLM कर्व के नाम से भी जानते हैं। सो यहाँ पे उसके बारे में बताया है कि डिराइव किया है, डेरिवेशन ऑफ IS कर्व इंटरसेक्ट रेट वर्सेस सेविंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो हिक्स एंड हैंसन का ये कहना है कि इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे डिटरमाइन होता है, जहाँ पे IS कर्व एंड LM कर्व इंटरसेक्ट होता है, वहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे डिटरमाइन करता है। तो ये कर्व से उन्होंने ये बताने की मतलब बताया है कि IS एंड LM कर्व को इंटरसेक्ट करके इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन किया जाता है। फिर उसके बाद जो है ये बस उसके बारे में ही, कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी टाइम है तो आप एक बार देख लीजिए। और उसके बाद हम लोग चेक योर प्रोग्रेस करते हैं। यहाँ पे हमें पिक करना है ऑड मैन आउट। यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा था इनकम 4 तरीके का होता है, रेंट होता है, इंटरेस्ट होता है, वेजेस होता है, और चौथा क्या होता है अपना प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिया है तो ऑड मैन आउट मनी दे दिया है, तो ये जो है रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू JM केन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बॉन्ड प्राइस आर रिलेटेड, इन्वर्सली रिलेटेड है, मतलब बॉन्ड प्राइस अगर ज़्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम है तो बॉन्ड की प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है किन्स एक्सप्लेन थियरी इंटरेस्ट इन द टर्म प्योरली मॉनेटरी फॉर्म। प्योरली इन्होंने मॉनेटरी फॉर्म में इंटरेस्ट को बताया है। नेक्स्ट है कि द इनिशियल LM स्टैंड्स फॉर लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई इक्विलिब्रियम। LM का मतलब हो जाता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है IS कर्व ई डिराइव फ्रॉम क्लासिकल थियरी। IS कर्व जो है वो क्लासिकल थियरी से डिराइव किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि LM कर्व ई डिराइव फ्रॉम, LM कर्व किससे डिराइव हुआ है, कीन के लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी से डिराइव किया गया है। तो ये हो गया बुक का। उसके बाद हम लोग थोड़े क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सो सबसे पहला है इंटरेस्ट इज अ पेमेंट मेड बाई हुम फॉर द यूज ऑफ सम ऑफ मनी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब इंटरेस्ट कौन पे करता है, तो जो पैसा लेता है मतलब बोरोवर। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम। डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम क्या होता है, तो यहाँ पे रेंट हो गया, वेजेस हो गया, प्रॉफिट हो गया, और दूसरा चौथा अपना इंटरेस्ट हो जाता है, तो ये मनी नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट। डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, किसके बेसिस पे इंटरेस्ट डिटरमाइन होता है, रिस्क के बेसिस पे, ट्रबल इन्वॉल्व पे, और प्योर इंटरेस्ट तो होता ही है, तो यहाँ पे ऑल द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्लासिकल थियरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज प्रोपाउंडेड बाय विच इकोनॉमिस्ट। किन्होंने क्लासिकल थियरी की खोज की थी, तो मार्शल एंड फिशर ने की थी, तो A एंड B इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू विच थियरी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाई द इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सेविंग। सेविंग के डिमांड एंड सप्लाई के इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन होता है। ये किसने बोला था, तो ये क्लासिकल थियरी में होता है, क्लासिकल थियरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट में होता है, और ये मार्शल एंड फिशर ने बताया था, प्रोपाउंड किया था। नेक्स्ट है कि विच थियरी एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट बाई एनालाइजिंग द रियल फैक्टर। रियल फैक्टर को एनालाइज करके रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन करने का भी क्लासिकल थियरी में बताया गया था, क्योंकि किन्स के थियरी में टोटली मॉनेटरी फेनोमेना बताया गया था उसे। तो उसके बाद है नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू जॉन मेनार्ड किन्स हाउ द बॉन्ड प्राइसेस एंड करेंट इंटरेस्ट रेट आर रिलेटेड, तो ऑब्वियसली ये इन्वर्सली रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि एज पर हिक्स एंड हैंसन the equilibrium rate of interest comes at a point where IS and LM curve intersect। ये दोनों जब intersect करते हैं तब जो है rate of interest determine होता है।
ISN-LM कर्व को मिला के देखा गया। तो मतलब क्लासिकल एंड कीन्स का लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी दोनों को मिला के हिक्स एंड हैंसन ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू जेम कीन्स थियरी ऑफ इंटरेस्ट, इफ़ द नॉमिनल इनकम इज़ हायर इन अ टू असेट इकोनॉमी पीपल वुड लाइक टू होल्ड देयर, ये अपना पोर्टफोलियो कैसा बनाएंगे? तो ऐसा अपना पोर्टफोलियो जो है मोर इन द फॉर्म ऑफ कैश बैंक डिपॉजिट, पोर्टफोलियो मोर इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड। मतलब ये क्वेश्चन क्या पूछा है? अकॉर्डिंग टू जेम की थियरी ऑफ इंटरेस्ट इफ नॉमिनल इनकम इज हायर इन अ टू असेट इकोनॉमी पीपल वुड लाइक टू होल्ड देयर पोर्टफोलियो। सो किन्स ने बताया था कि अपना पोर्टफोलियो लोग ज़्यादा इनकम है तो कैश बैंक डिपॉजिट के रूप में रखेंगे, लिक्विड फॉर्म में रखेंगे। ज़्यादा पैसे है तो ज़्यादा खर्चे भी है, ज़्यादा इनकम है तो ज़्यादा खर्चे भी है। नेक्स्ट है कि विच कर्व इंडिकेट the various rate of interest at different level of income given the investment demand curve and family of saving curve at different level of income। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका IS कर्व, मतलब कि इनकम सेविंग कर्व। नेक्स्ट है कि जेम कीन्स ने एक्सप्लेन किया था इंटरेस्ट रेट को प्योरली इन द फॉर्म ऑफ मोनेटरी फेनोमेना बताया था उन्होंने। क्लासिकल थियरी ने रियल फैक्टर पे बताया था और जेम्स किंग ने मोनेटरी फेनोमेना बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिमांड फॉर मनी बाय द पीपल डिपेंड्स अपॉन हाउ दे डिसाइड टू बैलेंस देयर पोर्टफोलियो बिटवीन मनी एंड बॉन्ड इन द टू फैक्टर इकोनॉमी में ये बात कही गई थी और जो अपना किन्स थियरी में बताया गया था। नेक्स्ट है कि एज पर सप्लाई एंड डिमांड एनालिसिस द इंटरेस्ट इन द प्राइस डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर द मनी एंड सप्लाई फॉर द मनी, इंटरेस्ट डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर द नहीं, देखिए अब एज पर सप्लाई एंड डिमांड एनालिसिस, डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस के हिसाब से इंटरेस्ट जो है वो प्राइस है डिटरमाइन बाय द डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, इसका जो है वो प्राइस है इंटरेस्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बिजनेस साइकिल जो यूनिट नंबर 5 है ABM का। थैंक यू सो मच वंस अगेन।